दोस्तों, राजस्थान के चुनाव में आजकल आपने देखा होगा कि एक नौजवान लड़की दिव्या मदेरना नाम की चुनावी सभा में आती है और बहुत ही तल्ख तेवर के साथ सभा को संबोधित करती है। इसके साथ ही वो अपना हाथ ऐसे उठाती है और अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, दरअसल ये मेरे पिता महिपाल मदेरना की घड़ी है और मैंने इस घड़ी को अपने पिता की अर्थी से उठाई है। और बहुत ही गौरव के साथ उस घड़ी की तरफ इशारा करते हुए गर्व के साथ कहती है, मैं महिपाल मदेरना की बेटी हूँ। लेकिन मन से आवाज़ आती है, घड़ी नहीं सीडी दिखाओ। तो दोस्तों, ये क्या है आखिर? ये सीडी की कहानी क्या है? और आखिर क्यों जब जब मदेरना की बात सामने आती है फ़ौरन सीडी का जिक्र आ जाता है? दरअसल ये एक सेक्स सीडी थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। आप इसको पॉलिटिकल सीडी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक नेता की सीडी थी। और आगे बढ़ के कहें तो ये एक राजस्थान के मंत्री की सीडी थी और इस सीडी की चर्चा 2011 में खूब ज़ोरों पर थी। लेकिन हम 2011 से 2 साल पहले ठीक 2009 पर चलते हैं और 2009 से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। साल 2009 में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है भंवरी देवी। दरअसल भंवरी देवी राजस्थान की नट बिरादरी से आती है। ये जोधपुर से करीब 100-125 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। लेकिन ये जोधपुर से थोड़ी ही दूर के फासले पर ये एक नर्स की नौकरी किया करती थी। उसकी सरकारी नौकरी थी और 8,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी। और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही वो सरकारी हॉस्पिटल था और भंवरी देवी मात्र एक नर्स थी। लेकिन चूंकि भंवरी देवी केवल नर्स ही नहीं थी, बल्कि ये राजस्थानी फिल्मों के लिए शूटिंग वगैरह भी किया करती थी। फिल्मों का मतलब ये हो गया कि राजस्थानी जो गाने हुआ करते थे, वहाँ का जो कल्चर ट्रेडिशन, उसमें उसको दिलचस्पी ज़्यादा थी। एक्टिंग भी करती थी, गाना भी गाती थी, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनना चाहती थी। तो इसी कारण से वो अक्सर व बेशतर नर्स के रूप में वो गायब रहा करती थी, बल्कि नर्स के रूप में कम और एक कलाकार के तौर पर अपने आप को वो ज़्यादा व्यस्त रखती थी। यही वजह है कि जब बहुत ज़्यादा इसकी गैरहाज़िरी होने लगी, तो गाँव के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की। इसकी शिकायत डीएम तक पहुँच गई और जब डीएम तक शिकायत पहुँची, तो शिकायत पहुँचने के बाद डीएम ने भंवरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद भंवरी देवी को लगा कि इस एक्टिंग वगैरह से तो कुछ पैसे आते नहीं हैं और नौकरी भी चली गई। अब तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और जो सपना था, वो सपना का सपना ही रह जाएगा। तो भंवरी देवी ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। वो उस क्षेत्र के विधायक मलखान सिंह के पास पहुंचती है। मलखान सिंह से कहती है, ऐसा ऐसा मामला है। मलखान सिंह देखते हैं, लेकिन मलखान सिंह अकेले भंवरी देवी का मसला नहीं हल कर पाते हैं। भंवरी देवी को ये लेकर के पहुंचते हैं उस वक्त के मंत्री, उनका नाम था महिपाल मदेरना। उनके पास जब भंवरी देवी को लेकर के मलखान सिंह पहुंचते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, तो महिपाल मदेरना फ़ोन उठाते हैं और जोधपुर के कलेक्टर को फ़ोन लगा देते हैं और कहते हैं, ये भंवरी देवी हैं, इनको आपने बर्खास्त किया है, आप उनको वैसे ही बहाल कर दीजिए जैसे आपने बर्खास्त किया है। कलेक्टर क्या करता, ऊपर से फ़ोन आ गया, भंवरी देवी को बहाल कर दिया जाता है। भंवरी देवी वहाँ से वापस आती हैं और फिर अपने काम में मशगूल हो जाती हैं। अब तो ज़्यादातर वो नर्स की नौकरी से गायब रहती थी और अपनी एक्टिंग की दुनिया में कदम जमा रही थी। और इसके साथ साथ वो एक जगह और कदम जमा रही थी और वो कदम था मंत्री के डेरे का। अक्सर अब ये महिपाल मदेरना और मलखान सिंह से मिलने लगती हैं। इनका टाइम अब जोधपुर में कम, जयपुर में ज़्यादा गुजरने लगा था और जयपुर राजस्थान की राजधानी है और उसी राजधानी में विधायक और मंत्री सब लोग रहते हैं, वहीं निवास होता है उनका। तो अब ये मलखान सिंह और मदेरना के करीब हो गई थी और करीबी इतनी बढ़ गई कि नट बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र उस वक्त 34 साल की थी, हालांकि ये शादीशुदा थी, इसके पति का नाम था अमरचंद, तो ये इन नेताओं के पास रहने लगी, इनके इर्द गिर्द रहने लगी और ज़्यादातर इसका समय जयपुर में गुजरने लगा। और देखते ही देखते ये 8,000 कमाने वाली नर्स इसके पास नया घर आ जाता है। यही नहीं, बल्कि वो एक कार खरीदती है और अपने बच्चों को आला से आला स्कूल में एडमिशन दिलाती है जयपुर में, राजधानी में, और वहीं पर बच्चों को हॉस्टल में रखती है और ख़ुद एक्टिंग वगैरह में दिलचस्पी लेती है। और इसका पति अमरचंद नट बिरादरी से था, जो उनका अपना काम है वो काम करता था और ज़्यादातर वो गांव में घर पे ही रहता था। इस तरीके से ये पूरा मामला चलता रहा। 2 साल तक ये कहानी चली और 2 साल में भंवरी देवी के किस्मत का सितारा इतना ज़्यादा बुलंद हो गया कि ये फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच गई। लेकिन भंवरी देवी का दिमाग उस वक्त ख़राब हुआ जब भंवरी देवी ने 2011 में ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने चुनाव लड़ने की बात कही और मलखान सिंह और मदेरना पर दबाव बनाने लगी कि आप हमें टिकट दिला दीजिए, जाहिर है कि मदेरना और मलखान सिंह ना ही वो टिकट दिलाना चाहते थे और ना ही टिकट दिला सकते थे। तो शुरुआती मरहले में तो इन दोनों ने
भंवरी देवी को ऐसे ही टाल मटोल किया, टरखाया। कुछ दिनों के बाद भंवरी देवी को ये लगा कि शायद ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये टिकट हमें नहीं दिलवाएंगे। क्योंकि इस बीच में भंवरी देवी इन नेताओं का खेल समझ गई थी, इनकी चालाकी समझ गई थी, इनका काम करने का तरीका समझ गई थी, क्योंकि इन लोगों से बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी। बहुत कुछ समझने के बाद भंवरी देवी को तुरंत समझ में आ गया कि ये नेता ये अपने असली रंग में आ गए हैं। इसने एक तरीका निकाला। उसने कहा कि अगर आप हमें टिकट नहीं दिलाएंगे तो हमारे पास एक सीडी है और ये सीडी हम पब्लिक कर देंगे। यानी एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगी मडेरना और मलखान को। मडेरना और मलखान ये सुन करके भंवरी देवी से थोड़ा सा दूरी बनाने लगे। आखिरकार जब ये दोनों लोग भंवरी देवी से दूरी बना लेते हैं तो भंवरी देवी एक दिन जयपुर पहुंच जाती है और सीधे मडेरना की कोठी पर पहुंचती है। गार्ड वगैरह होते हैं, उनसे कहती है मंत्री जी से मिलना है। लेकिन जैसे ही गार्ड कहते हैं कि भंवरी देवी आई तो अंदर से कहा जाता है कि उसको धक्के मार करके भगा दो, और गार्ड वही करते हैं जैसा आदेश होता है। भंवरी देवी को वहाँ से धक्के मार के भगाया जाता है। भंवरी देवी वहाँ से जलील और रुसवा होकर के जब वापस लौटती हैं तो खुन्नस खाए हुए वो सीधे बीजेपी ऑफिस पहुँच जाती हैं। और बीजेपी के जब स्टेट ऑफिस पहुँचती हैं जयपुर में तो वहाँ वो कहती हैं बीजेपी के लोगों से, वो कहती हैं कि हमारे पास महिपाल मडेरना की सीडी है, अगर आप चाहें तो हम आपको ये सीडी दे देंगे और इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी के लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, भाई सबके कुछ ना कुछ राज होते हैं। तो उनको लगा कि कल को कहीं हमारा कोई कच्चा चिट्ठा कोई ना खोल दे। वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक मुखालफत करते हैं, मंचों से एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन जब इस टाइप की कोई सीरियस बात आती है तो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है, पॉलिटिक्स का यही अंदर का हाल है। बहरहाल बीजेपी के लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन उसी पार्टी ऑफिस में कुछ पत्रकार थे। जब पत्रकारों को ये बात पता चलती है तो पत्रकार इसको सीरियसली ले लेते हैं। और जाहिर है कि ये नमक मिर्च मसाले वाली खबर थी, इसको मिर्च मसाले के साथ चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भंवरी देवी को पता था कि इतनी जल्दी हमें किसी को सीडी देना नहीं है, क्योंकि अगर हम सीडी दे दिए तो फिर हम ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो सीडी को कह करके हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन सीडी को बहुत महफूज तरीके से बचा कर रखे हुई थी। और ये बात है जुलाई 2011 की। तो जब ये खबरें चलने लगती हैं मलखान सिंह और मडेरना के ताल्लुक से, तो मलखान सिंह और मडेरना दोनों के कान खड़े होते हैं। और जब कान खड़े होते हैं तो ये दोनों लोग भंवरी देवी को अपने घर पर बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद में ये तमाम मामला ख़त्म हो जाता है। बज़ाहिर इनका रिश्ता ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन दरअसल इस दौरान इन लोगों ने एक डील की थी, और डील ये हुई थी कि भंवरी देवी को 60 लाख रुपए देने के लिए कहा था सीडी के बदले में। कहा था कि तुम हमें सीडी दे दो, इसके बदले हम तुम्हें 60 लाख रुपए देंगे। भंवरी देवी मान जाती है और वो सीडी देने के लिए 60 लाख के बदले में तैयार हो जाती है। लेकिन चूंकि ये तमाम केस पिछले जनवरी से चल रहे थे, क्योंकि अब इसके पास पैसे वैसे की भी कमी होने लगी थी, तो इसके पास जो कार थी, स्विफ्ट कार थी, जो कि मडेरना ही ने दी थी, उसने इस कार को बेचने का फैसला किया और उसने कार को बेच भी दिया। दरअसल मलखान सिंह के एक भांजा था, उसका नाम था सोहन लाल बिश्नोई। सोहन लाल बिश्नोई को उसने 4.5 लाख रुपए में ये कार बेच दिया था। 50,000 रुपये उसने पेशगी दे दिया था, 4 लाख रुपए उसको देना था। तो ये जब सौदा तय होता है 60 लाख रुपए का, तो एक दिन मलखान सिंह का भांजा जो सोहन लाल बिश्नोई था वो फ़ोन करता है, और वो डेट होती है 1 सितंबर 2011। उस दिन फ़ोन करके ये कहता है कि वो जो 60 लाख रुपए हैं सीडी के बदले में, और जो 4 लाख रुपए कार के बचे हुए हैं, कुल 64 लाख रुपए हमें आपको देने हैं। आप आइए हमारे साथ चलिए, और एक जगह है बताते हैं बिलाड़। बिलाड़ में एक राजू भाई मिलेंगे, वहीं पर वो पैसा आपको दे देंगे और उन्हीं को आप सीडी दे दीजिएगा, हमारे साथ चलिए। भंवरी देवी वहाँ से चल पड़ती हैं कार में बैठ करके, साथ में सोहन लाल बिश्नोई थे। ये दोनों लोग जब कार में जा रही होती हैं तो रास्ते ही में बिलाड़ से पहले ही एक बोलेरो गाड़ी मिलती है, और बोलेरो गाड़ी में राजू भाई और उनका एक सहयोगी साथी दोनों आते हैं, मिलते हैं, और बात होती है कि चलिए साथ में गाड़ी में, और बिलाड़ पहुंच करके किसी जगह पर ये पैसे का और सीडी का लेन देन होगा। बहरहाल भंवरी देवी को बैठा दिया जाता है बोलेरो गाड़ी में। कुल मिलाकर के बोलेरो गाड़ी में 3 लोग, और इस वाली कार में सोहन लाल जो चला रहे थे वो अकेले वो थे, और दोनों लोग साथ में चलने लगते हैं। दरअसल थोड़ी सी दिलचस्प बात आपको ये बताते हैं कि जो राजू भाई थे वो राजू भाई नहीं थे, बल्कि वो एक कुख्यात अपराधी था, लेकिन उसको जो नाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, उसका नाम राजू रखा गया था और कहा राजू भाई देंगे।
तो बहरहाल वो राजू भाई भी थे कार में, और जो दूसरा उनका सहयोगी था, वो 2 लोग ये कार में, भंवरी देवी, ये 3 लोग कार में जाकर थे, बोलेरो कार में, और चलते चले जाते हैं। और इस दौरान चूँकि सीडी के बदले में पैसे का लेना देना था, तो मंत्री जी का और दूसरे लोगों का ये आदेश था कि पहले सीडी को अच्छे से चेक कर लो, ये ना कि 60 लाख रुपए दे दो और कोई दूसरी सीडी तुम्हारे हाथ में पहुंच जाए, पता चला वो सीडी कुछ और है, तो सीडी देख लो। तो ये लोग उसी बोलेरो कार में सीडी चलाने का वो सीडी प्लेयर वगैरह था, उसमें सीडी लगाते हैं। कुल 52 मिनट की सीडी थी। वो सीडी देखते हैं और भंवरी देवी बैठी हुई हैं और ये राजू भाई बैठे हुए हैं बगल में। तो भंवरी देवी और राजू भाई दोनों साथ में बैठ करके सीडी देखते हैं और उनका जो सहयोगी है वो गाड़ी चला रहा है। इस तरीके से ये लोग सीडी देख ही रहे थे, चूँकि 52 मिनट की सीडी थी तो 52 मिनट लगते हैं। इस दौरान बोलेरो गाड़ी ब्लाड ना जा करके वो एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है, और जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो कुछ देर के बाद में भंवरी देवी को कुछ गड़बड़ लगने लगता है, महसूस होने लगता है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकती थी और जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब और आगे बढ़ते हैं, और ये इलाका था जलवाड़ा इलाका, इस इलाके की तरफ जब वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर भट्ठे भट्ठे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सुनसान इलाका होता है। तो जब इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसको यकीन हो जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ये रेजिस्ट करती है, लेकिन ये लोग तैयार होते थे, इसको पकड़ करके उस सीट के बीच में उसका सर डाल देते हैं और पैर से दबा करके इसका गला घोट देते हैं। वहीं पर ये पूरी स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी कहानी होती है, क्योंकि ये तमाम पूरी कहानी लिखी गई थी पहले ही से। यहीं पर एक शख्स मिलता है, बिश्ना राम, ये मडेरना का आदमी था। बिश्ना राम को इसकी भंवरी देवी की लाश को सौंपा जाता है और उसके बाद बिश्ना राम पिपाड़ इलाके में ले जा करके लाश को जला देता है और कहा जाता है कि जब तक लाश जल ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो हमको वहीं रहना है। अब जबकि ये पूरी कहानी हो जाती है तो अब तक तो किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये पूरी घटना है 1 सितंबर की। 2 सितंबर गुजरता है, 3 सितंबर, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 12 दिन गुजर जाते हैं। और जब भंवरी देवी का कोई अता पता नहीं होता है तो उसका जो पति होता है अमरचंद, वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी भंवरी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और वो कहता है कि मुझे शक है मलखान सिंह जो विधायक हैं और मंत्री जी हैं महिपाल मदेरना, इन दोनों पर ही हमें शक है, इन्हीं दोनों ने हमारी पत्नी को गायब किया है। बहरहाल जब इसने FIR दर्ज कराई और फिर से एक बार खबरें चलने लगीं, तो चूँकि ये मंत्री थे और एक विधायक थे, तो इतनी जल्दी पुलिस तो इनसे पूछताछ नहीं कर सकती थी। ये लोग अपना बयान देने लगे, हमसे कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन चूँकि इससे पहले CD वगैरह की कहानी आ चुकी थी मीडिया में, कहीं ना कहीं इन लोगों तक उंगली तो उठ ही रही थी, लेकिन चूँकि ये लोग पावरफुल थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। आखिरकार ये पूरा मामला सौंप दिया जाता है CBI को। तो जब CBI की एंट्री होती है और CBI जब कड़ी से कड़ी जोड़ती है, तो सबसे पहले CBI भंवरी देवी के इस पूरे करियर को खंगालती है। एक नट बिरादरी की लड़की जो कि 2009 से पहले केवल 8,000 रुपये कमाने वाली एक नर्स थी, लेकिन 2009 के बाद 2 साल के अंदर उसने शानदार घर बनाया, अपने बच्चों को जयपुर शिफ्ट किया, आलीशान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। इस बीच उसने कार वगैरह लिया, यानी एक आलीशान लाइफ हो गई और उसका लाइफ स्टाइल, पहनावा, लिबास, सारी चीज़ें बदल गई। ये जाहिर है कि 8,000 की नौकरी में तो ये सब संभव नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें CBI ने पूरी तरीके से समझने के बाद इसका लिंक निकाला और कहा कि नेताओं से कुर्बत और ख़ास उससे मदेरना और मलखान, इन दोनों का नाम आ गया था, तो इन दोनों से कुर्बत की वजह से तमाम पूरी कहानी हुई। अब भंवरी देवी चूँकि मिल नहीं रही है, गुमशुदा है, तो इस वजह से प्रेशर बढ़ने लगा, और जब प्रेशर बढ़ने लगा तो CBI के ऊपर भी प्रेशर पड़ा और CBI ने इसको सीरियसली जांच करना शुरू किया। और जब CBI ने सीरियसली जांच करना शुरू किया तो फिर उसको कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद में CBI इस नतीजे पर पहुंची कि भंवरी देवी का कत्ल कर दिया गया है। CBI की बाज़ाब्ता चार्जशीट में तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो उसके बाद में जब CBI वहाँ तक पहुँचती है, पिपाड़ का इलाका जहाँ पर भंवरी देवी की लाश को जलाया गया था, तो CBI वहाँ से जाती है, कुछ हड्डियाँ इकट्ठा करती है, अंगूठी, दांत, ये तमाम चीज़ें इकट्ठा करती है। फिर उसका DNA वगैरह होता है, तो DNA मैच करता है और पता चलता है ये भंवरी देवी का है। बहरहाल ये पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद में पूरी कहानी उजागर हो जाती है। इसमें पूरी कहानी जब उजागर होती है तो उसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, 298 लोग इसमें गवाह होते हैं और आखिरकार 2012 को गिरफ्तार किया जाता है महिपाल मदेरना को, और मलखान सिंह को भी उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। जब दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये मामला ज़ाहिर है कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का मामला जानते ही हैं किस तरह का होता है। 2014 के बाद से ट्रायल शुरू हुआ और नतीजा ये है कि अब तक ये केस पूरा कोर्ट में है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह थी कि ये जो 17 लोग आरोपी थे
उसमें ठीक है, महिपाल मदेरणा थे, सोहनलाल बिश्नोई थे और ये जो इसने जलाया था, मारा था, वो तमाम लोग थे। उसमें दिलचस्प बात ये है कि ये भंवरी देवी का पति अमरचंद भी इस साजिश में शामिल था और ये भंवरी देवी का पति, ये इसने पूरी स्क्रिप्ट के तहत इसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो तमाम चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ किया गया था। लेकिन सीबीआई ज़ाहिर है वो बहुत ही स्पेशल तरीके से इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करती है। तो भंवरी देवी के पति से जब पूछा गया कि तुम इसमें क्यों शामिल थी और तुमने ये नौटंकी क्यों की, तो उसने बताया कि चूँकि हमारी जो पत्नी थी वो नेताओं के साथ उठना बैठना उसका हो गया था, तो हमारे साथ उसका रवैया बदल गया था और हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं था। तो हमने सोचा कि ये ठिकाने लग जाएगी, तो ये जो बड़ा सा घर है वो हमारे नाम हो जाएगा, गाड़ी है हमारी हो जाएगी और भी जो कुछ तमाम चीज़ें पैसे वैसे सब हमें मिल जाएंगे, यानी ज़ाहिर है हम ही उसके वारिस होंगे। तो इसी वजह से ये भी उसमें शामिल हो गया था और चूँकि भाव देती ही नहीं थी उसको अपने पास नहीं आने देना, अपने भाव नहीं देना, तो ज़ाहिर है कि इस नेचुरल स्वभाव के जैसे उसको ठिकाने लगाने इसकी मजबूरी बन गई थी। तो इस तरीके से ये शामिल हुआ। अच्छा, एक दिलचस्प बात और थी, ये जो भंवरी देवी थी ये बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसने जो सीडी थी उसकी एक कॉपी और बनवा ली थी और वो कॉपी जो रखी थी वो अजमेर के एक बैंक में वो कॉपी रखी थी और जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को जांच पड़ताल की तब उसने अजमेर के उस बैंक से जाकर के उस सीडी की एक कॉपी को भी निकाला और कॉपी को निकाला, उसमें मिलान कराया तो देखा सेम सेम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बारे में और आपको बता दें कि ये जो सीडी थी वो पहली बार में नहीं बनी थी, दूसरी बार में बनाई गई थी। पहली बार में जो इसने सीडी बनाई थी वो ये थी कि पहले ठीक से बन नहीं पाई थी, तो दूसरी बार बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैमरे को सेट किया था। ये 52 मिनट की सीडी उसने बनाई, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये केवल मदेरणा ही के साथ इसकी सीडी नहीं, बल्कि मलखान सिंह के साथ भी उसके संबंध थे। बल्कि ये तक कहा जाता है कि मलखान सिंह से भंवरी देवी की एक बेटी भी थी और ख़ास बात यह है कि मलखान सिंह के परिवार वालों को ये बात पता थी। मलखान सिंह की बहन जो थी वो खुद इसमें शामिल थी। बल्कि यूँ कहा जाता है कि मलखान सिंह की जो बहन थी, दरअसल वो ये चाहती थी कि मदेरणा का पत्ता साफ कर दिया जाए बदनाम करके और फिर उसकी जगह हमारा भाई जो मलखान सिंह है वो मंत्री बन जाए। तो ये जो मंत्री पद और तमाम चीज़ों की लालसा होती है वो बहुत ख़राब होती है। और हाल ये है कि ये इतनी दिलचस्प कहानी थी कि उस पर एक फ़िल्म भी बनाई गई। फ़िल्म का नाम था डर्टी पॉलिटिक्स और इसमें जो मदेरणा का किरदार अदा किया है वो ओमपुरी ने किया है और मल्लिका शेरावत इसने भंवरी देवी का किरदार अदा किया है। ओवरऑल ये कहें कि ये इतनी ख़तरनाक स्टोरी थी और अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा चर्चित स्टोरी थी, लेकिन चूँकि अब 2023 चल रहा है और इस कहानी को 12 साल बीत चुके हैं और ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जितनी चर्चा होनी थी, अब ज़ाहिर है उतनी चर्चा तो नहीं हो सकती है। हुआ यूँ कि 2021 में महिपाल मदेरणा की कोरोना के दौरान मौत हो जाती है और जब मौत होती है तो ये जो हमने लड़की का ज़िक्र किया, दिव्या मदेरणा यानी महिपाल मदेरणा की बेटी, दिव्या मदेरणा ने अपने पिता की मौत के बाद उनकी अर्थी से वो घड़ी जो निकाल ली थी, उन्हीं की घड़ी थी और वही घड़ी वो अपने कलाई में बाँधे हुई हैं और जा कर के रैलियों में घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि ये जो घड़ी है, ये मेरे पिता की घड़ी है और मैंने उनकी अर्थी से इस घड़ी को उठाया है। बहुत गौरव के साथ इस घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, लेकिन मन से आवाज़ आती है कि नहीं, घड़ी नहीं, सीडी दिखाओ। तो दरअसल ये पूरी सीडी की कहानी थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपको क्या लगता है कि नेताओं से पंगा लेना कितना मुश्किल है और साथ ही साथ नेताओं से करीब होने का कितना कुछ फ़ायदा भी होता है और नेता किस तरह का काम करते हैं? जो कुछ भी आपको महसूस हुआ हो, आपने जो कुछ भी इस कहानी से समझा हो, सीखा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर इस जैसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अतरंगी वीडियोज़ इस तरह के बनाकर आपको देते रहते हैं।